Hi students, today I am going to teach you Heart of Darkness. Heart of Darkness is a great story by Joseph Conrad, and it is a story chiefly of two men. Who are these? One is Marlowe, M-A-R-L-O-W. Remember the spelling, इसमें E नहीं होगा. डॉक्टर फॉस्टस वाला मार्लो नहीं है, यहाँ पे ई नहीं है, याद रखिएगा. इट इज अ स्टोरी चीफली ऑफ टू मैन. वन इज मार्लो एंड ही इज एन इंग्लिश मैन. एंड हु इज द सेकेंड पर्सन? मिस्टर कर्ट्ज, Kurtz, a very important name. And who is he? He is a German. Both these men belong to the category of extraordinary, or we can say exceptional beings. किस कैटेगरी में आते हैं? Extraordinary, exceptional category. And the story of the novel is told by Marlowe, जिससे हमारी मुलाकात होती है, whom we meet at the very opening of the narration or the narrative. And as for Mr. Kurtz, he is making a personal appearance only towards the end of the narrative. वो आखिरी में आते हैं, लास्ट में दिखाई पड़ते हैं. Though we come to know almost everything about him from the other people, including Marlowe, much before that time. इनके आने के पहले ही हम इनके बारे में बहुत कुछ जान चुके रहते हैं मिस्टर कर्ट्ज से. कुछ हाल में, कुछ रेस्पेक्ट्स में, इन सम रेस्पेक्ट्स, मिस्टर कर्ट्ज is a more striking personality compared to Marlowe. But the difference is that Marlowe is a more solid person. चाहे कुछ भी हो, in any case, both men are almost equally important as far as जोसेफ कॉनरैड का जो ट्रीटमेंट है ऑफ द थीम ऑफ द नॉवेल इज कंसर्न. जोसेफ कॉनरैड ने अपने इस नॉवेल में दो लोगों को इंपॉर्टेंट ट्रीट किया है. एंड द थीम ऑफ द नॉवेल इज द कंडीशंस विच आर प्रिवेलिंग इन द कॉन्गो. Conditions prevailing in the Congo in the closing years of which century? Of the 19th century. जब उस समय उस देश में, when that country had not yet been fully explored, पूरी तरीके से तब तक उस कंट्री को एक्सप्लोर भी नहीं किया गया था, but which had begun to be visited by white men. बट ये है कि जो गोरे लोग थे वो इस कंट्री को विजिट करना शुरू कर चुके थे, इंडिविजुअली सिंगल होकर के या ग्रुप्स में आके विजिट करते थे फॉर वेरियस पर्पसेस. और उस वेरियस पर्पस में हो सकता है एक्सप्लोरेशन हो, ट्रेड हो, कॉमर्स हो. एंड द थीम ऑफ द नॉवेल इज द क्लैश ऑफ टू कल्चर्स. मैं लिख लीजिए यहाँ पे, क्लैश ऑफ टू कल्चर्स. यहां पे ऐसे लिख देते हैं थीम इज नथिंग बट द क्लैश ऑफ टू कल्चर्स, द क्लैश बिटवीन द सिविलाइजेशन ऑफ द व्हाइट पीपल एंड द वे ऑफ लाइफ ऑफ द ब्लैक नेटिव्स ऑफ अ डार्क कंट्री. ये अपने आप में एक बड़ा मुद्दा था. ये क्लैश होना बहुत लाजमी है. एंड द थीम is basically the impact of the white visitors upon the mode of life and the thinking of the savages of the Congo. उनकी क्या सोच थी
उसके बारे में, और क्या रिएक्शन होता था जब व्हाइट विजिटर्स आते थे और जब वो कॉन्गो को देखते थे. So here we can say that the theme is partly the futility of white men's endeavors in the dark country. उनका जो endeavor था, उनकी जो मेहनत थी, वो जो उसमें कुछ हासिल करना चाहते थे उस डार्क कंट्री में, ये भी एक थीम है. द वेस्ट ऑफ देयर एफर्ट, जो वो एफर्ट डाल रहे थे वो कितना वेस्ट हो रहा था कि वो सैवेजेस को सिविलाइज करने की कोशिश कर रहे थे. पार्टली द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द ब्लैक्स बाय द whites, yes, and partly the lessons which the thoughtful white visitors like Marlowe could draw from their travels into the heart of darkness. Marlowe is the narrator of the story, although there is one other narrator with whom, however, we need not concern ourselves, at least for the time being. Fine. Now, after this, ये आपका बेसिक यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर मैंने आपको समझाया. अब यहाँ पे एक पॉइंट आता है नेक्स्ट कि मार्लो का जो डिसीजन था टू सेल अपॉन द रिवर कॉन्गो, मार्लो हैड ओरिजिनली, अगर आपको ना पता हो तो मैं आपको बता दूं कि जो ओरिजिनली है वो मार्लो एक सीमैन था, सीमैन, समुद्र का इंसान. बट हैविंग लॉन्ग चेरिश्ड अ डिजायर, उसके अंदर पुरानी एक डिजायर थी कि हम विजिट करें डार्क कंट्री जिसको हम कॉन्गो कहते हैं, टू सेल अपॉन द रिवर कॉन्गो. ये उसका एक डिजायर था, एक एम्बिशन था, एक ड्रीम था. So he now decided to turn into a fresh water sailor. And in order to go to the Congo, he found it necessary to get a job. So accordingly, through the efforts of an enthusiastic or influential aunt, he got a job as the skipper of a river stream. क्या मिल गया उसको? As a skipper. He got a job as a skipper of a river stream, a steamboat operated by some European trading company. Actually, it was a Belgian trading company. यद्यपि कि वो एक Belgian trading company थी जिसका headquarter वहाँ था ब्रसेल्स में, which Marlowe describes as the white sculpture. White sculpture. कभी ये टर्म अगर आ गया तो ध्यान रखिएगा. He had first to travel to the Congo and there take the charge of a steamboat. The original skipper जो था, of which had been killed in retaliation for the slaying of the chief of a river village. वो जो ओरिजिनल स्किपर था जिसके जगह पे इसको नौकरी मिल रही थी, उसकी मौत हो चुकी थी, उसको मारा जा चुका था. किस विषय में? इन रिटेलिएशन फॉर हिज स्लेइंग ऑफ द चीफ ऑफ अ लोकल विलेज के वजह से ये रिटेलिएट हुआ था, उसको मार दिया गया था. तो सीट खाली थी, वो स्किमर इसको मार्लो को मिल गई थी. फाइन. तो यहां तक आई एम श्योर कि थिंग्स मस्ट बी नाउ getting more clear and visible. Now, Marlowe left the Congo by a French steamer, which actually made a very, very slow progress because it had to stop at every port on the way. रास्ते में जितने भी पोर्ट आ रहे थे हर जगह उसको रुकना पड़ता था, तो काफी स्लो प्रोग्रेस थी. And Marlowe was the only passenger on this steamer, and he therefore had no work to do on it.
he merely watched the coast as the steamer sailed onwards. उसका काम था सिर्फ देखना, और जैसे जैसे वो आगे बढ़ रही थी, the coast lay before Marlowe, smiling, frowning, inviting, looking sometimes grand, sometimes mean, sometimes insipid, sometimes looking very savage, and always very mute, with an air of whispering. Beyond the coast lay a vast jungle, so dark, so green. ग्रीन और डार्क को मिला दो तो क्या हो जाएगा? ऑलमोस्ट ब्लैक.